हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने जो चैप्टर शुरू किया था उस चैप्टर का नाम था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो आपको लास्ट क्लास में दिया था, तो बेटा उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो टॉपिक होगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको इस चैप्टर के दौरान बार बार आएंगे। ठीक है बेटा, तो उन चीजों को हम पहले ही समझ लेते हैं। तो आप सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालना सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, तो इसी में आप बेटा सब पॉइंट करके लिखना पॉइंट करके। When light falls on the surface of an object, when the light falls on the surface of an object, it may be number one. It may be नंबर वन करके लिखना बेटा एब्जॉर्ब्ड, ABSORBED, एब्जॉर्ब्ड। सेकंड पॉइंट करके लिखना ट्रांसमिटेड, TRANSMITTED, ट्रांसमिटेड। नंबर थर्ड रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड। तो इस बात का मतलब यह है बेटा, जब कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है या गिरती है तो वहां पर तीन केसेस हो सकते हैं आपके। या तो लाइट जो गिरी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली गई, ठीक है। दूसरी बात, या वो लाइट उस ऑब्जेक्ट के आर पार चली जाती है। आर पार का मतलब ट्रांसमिटेड, ठीक है, नहीं आर पार चली जाती है। थर्ड पॉइंट होगा आपका या रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपके तीन केस यहां पर हो सकते हैं। तो बेटा फिर नेक्स्ट पॉइंट आप करके लिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट, यहां से लिखना पॉइंट करके, इफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब, ABSORBS, एब्जॉर्ब्स all the light, ALL, all the light which falls on it, which falls, FALS, falls on it, then it will appear perfectly black, perfectly black, PREFECTLY, perfectly black, perfectly black। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक नजर आएगा, यानी कि वो परफेक्टली ब्लैक नजर आता है आपको। जैसे आपकी क्लास में ब्लैक बोर्ड होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है या गिर रही है, तो वो पूरी की पूरी लाइट को, गिरने वाली लाइट को, प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस वजह से वो आपको ब्लैक नजर आता है, ठीक है। इसी के अंदर, इसी पॉइंट के अंदर आप लिखिएगा नोट करके फॉर एग्जाम्पल लिखना, ए ब्लैक बोर्ड, BOARD, बोर्ड appears black because most of the light falling on the blackboard, falling, FALLING, falling on the blackboard is absorbed, 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 comma, very little
ऐसे लिखना आप, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट, वेरी लिटिल अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। तो बात बेटा, जैसे मान लो आपका एक क्लासरूम है और ये आपका ब्लैक बोर्ड यहां पर है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है बेटा। तो यानी कि ये आपको ब्लैक नजर आता है, इसलिए आता है क्योंकि जो लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये पूरी की पूरी लाइट को, ये मान लो कि 98% ऑफ लाइट को, 98% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है बेटा। और 2% लाइट को हो सकता है वो रिफ्लेक्ट करे या रिफ्रैक्ट करे, ठीक है। तो इसी वजह से परफेक्टली ब्लैक नजर आता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर नेक्स्ट करके लिखेगा आप इसी में, ये बात आपकी कंप्लीट हो गई एब्जॉर्ब वाली। अब लिखेगा, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट द लाइट, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट द लाइट, ब्रैकेट में लिखना बेटा, इसका मतलब क्या होता है ट्रांसमिट द लाइट का मतलब, इफ द ऑब्जेक्ट allow the light, if the object allow the light to pass through itself, to pass through itself, repeat कर दे रहा हूं बेटा मैं, if an object transmit the light, ब्रैकेट में लिखना है आपको, if the object allow the light to pass through itself, the object is said to be, the object said to be transparent, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जिसके मैं आर पार देख सकता हूं, ठीक है ना। जैसे ऑर्डिनरी ग्लास, सिंपल सा आपका कोई ग्लास होता है, ग्लास शीट होती है, उसके आर पार देख सकते हो। जैसे आपके चश्मे होता है ना, चश्मे में आपका एक लेंस होता है, यानी कि ग्लास होता है एक तरीके से वो भी, तो उसके आर पार हम देख सकते हैं। तो वो क्या है आपका कि वो मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या कर देता है, आपका मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या करता है, ट्रांसमिट, यानी कि अपने अंदर से पास होने देता है। तो इसलिए वो मटेरियल कैसा कहलाएगा आपका, ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसके आर पार मैं देख सकता हूं वो ट्रांसपेरेंट कहलाता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल लिख लेना आप इसी में, एग्जाम्पल लिखना, ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी ग्लास शीट, ऑर्डिनरी ग्लास शीट। बेटा आप नेक्स्ट पॉइंट लिखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, रिफ्लेक्टेड के बारे में ना, ठीक है। लिखिए पॉइंट करके, most of the object reflect some of the light which fall on their surface, ठीक है बेटा। तो ये 3 पॉइंट थे आपके, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपके 3 तरीके से आपका लाइट क्या हो सकती है, आपकी लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है और रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो तीनों ही केस को आपने पढ़ा, अच्छे से समझना है बेटा इन चीजों को, क्योंकि ये बार बार ये वर्ड आएंगे। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि लाइट को कंप्लीटली अपने अंदर समाहित कर लेना एक तरीके से, ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी है ट्रांसमिट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू लाइट आर पार जा सकती है। रिफ्लेक्शन का मतलब कुछ ऐसी सरफेस होती है, ज्यादातर सरफेस ऐसी होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसको उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सेंड कर देते हैं आपकी, ठीक है बेटा। तो द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड, POLISHED, पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेसेज, शाइनिंग SHINNING, शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेसेज रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट्स
than objects having unpolished surfaces, unpolished, और डल भी बोल सकते हैं, डल सरफेसेस। रिपीट कर रहा हूं बेटा इसमें, द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड कॉमा शाइनिंग सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट्स हैविंग अनपॉलिश्ड और डल सरफेस। इस लाइन का मतलब क्या है बेटा कि जो शाइनिंग सरफेस होती है, शाइनिंग सरफेस, जैसे मैं सिल्वर की बात करता हूं, सिल्वर आपका एक मेटल होता है, ठीक है, जब उस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो वो आपका क्या होता है, उसमें एकदम चमक लगती है, चमक लगती है ना बेटा, ठीक है। जैसे आपके घरों में कोई भी जो चिकनी सतह होती है, पॉलिश जिसके पास हम बोल सकते हैं चिकनी सतह होती है, अगर वहां पे लाइट गिरती है तो वहां पे रिफ्लेक्शन यानी कि आपको एक धुंधलाहट यानी कि आंखों पर क्या पड़ती है, तेज रोशनी पड़ती है, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी पॉलिश सरफेस होती है ना, चिकनी जो सतह है जिसको मैं बोल सकता हूं, उस पर लाइट आपकी बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। और जैसे आपकी फिर बात की हमने देन, किससे ज्यादा, जो अनपॉलिश्ड सरफेस होती है, जैसे लकड़ी होती है, वुड, अगर आप सिंपल सा टुकड़ा लो और लाइट उस पर इंसिडेंट होती है तो वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं करेगा लाइट को, ठीक है, क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो डल है यानी कि अनपॉलिश है। अब उसी चीज को आप पॉलिश कर दीजिए, कोई पेंट कर दीजिएगा, ठीक है नहीं, और सिल्वर पेंट कर दीजिए, ठीक है, तो और ज्यादा बेटर है, तो उस पर चमक और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यानी कि कोई भी सरफेस जो शाइनिंग सरफेस होगी वहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और यानी कि रिफ्लेक्शन ज्यादा होने का मतलब है कि वो सरफेस लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, और जो डल है या फिर आपकी अनपॉलिश्ड सरफेस है वो आपकी लाइट को कम रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है जी। तो ये चीज आपकी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना बेटा, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, REFLECTORS, रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। जो आपका सिल्वर मेटल है वो आपका वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर का मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो वो आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप करके लिखना, ऑर्डिनरी मिरर्स, ORDINARY, ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय डिपोजिटिंग DEPOSITING, डिपोजिटिंग यानी कि उस पे चढ़ा देना, एक परत को चढ़ा देना, डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल की क्यों, क्योंकि वो एक गुड रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा। सिल्वर मेटल ऑन वन साइड of a plain glass sheet, the silver layer, कंटिन्यू करना बेटा इसी में, the silver layer is then protected by a coat, COAT coat of red paint, the reflection of light in a plane mirror, ब्रैकेट में लिख लेना, और एनी अदर मिरर, कोई भी आपका मिरर हो, किसी भी शेप का मिरर हो चाहे वो, ब्रैकेट में लिखना, और एनी अदर मिरर, ब्रैकेट बंद, टेक्स प्लेस at the silver surface in it, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, इन आवर डायग्राम ए प्लेन मिरर is represented by a straight line,
ठीक है बेटा। जैसे मान लो आपके पास ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, आप इसमें चेहरा देख रहे हो, पर देखो जब मैं बोर्ड पे बनाऊंगा तो आपको सिर्फ कौन सा हिस्सा नजर आएगा, ये वाली लाइन ही तो नजर आएगी ना। तो इसीलिए हम अपने मिरर को एक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। ये आपका मिरर है, अगर आप इसको देखते हो तो आपको कैसे नजर आएगा, सिर्फ ये वाली लाइन नजर आएगी। तो इसलिए हमने बोला है कि हम अपने प्लेन मिरर को एक स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे नजर आएगा आपको, ये ऐसे रखा है तो ये वाला नजर आएगा आपको पोर्शन, ठीक है। तो और ये आपकी होती है पॉलिश्ड सरफेस, क्या हो गई जी, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और पॉलिश सरफेस हमने क्या की थी, पहले हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं, फिर उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं रेड पेंट से। किससे बेटा, रेड पेंट से। नेक्स्ट पॉइंट आप करके लिखिएगा, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन, ए रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन along which, a ray is the straight line along which light travels, along which light travels। कहने से मतलब बेटा इसका ये है, यहां पे हम कुछ सिंबल्स यूज करेंगे। हमने कहा कि अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, क्योंकि ध्यान रखना है जो लाइट होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, आड़ी टेढ़ी नहीं जाती, ठीक है। तो मैं लाइट रे को अगर दर्शाता हूं तो मैं एक स्ट्रेट लाइन से दर्शाता हूं और एरो दिखाता हूं, तो एरो हमें यह बताएगा कि लाइट इधर से इधर जा रही है। अगर आप कोई भी डायग्राम बनाते हो, पहली बात लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये ऐसे हो सकती है पर है ना सीधी, ये नहीं कि भाई ऐसे बना दिया आपने, ऐसे कोई रे नहीं बनाएंगे आप, ठीक है, लाइट वाले चैप्टर में, ठीक है जी। एरो आपको क्या बताएगा कि फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ द लाइट बताएगा। अगर आप एरो नहीं लगाते और आप ये बोलते हो कि ये लाइट रे है, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि लाइट इधर से इधर जा रही है या इधर से इधर जा रही है। तो अगर आपने डायग्राम बनाया और डायग्राम में एरो अगर नहीं बनाते तो डायग्राम पूरा गलत आपका एग्जामिनर कट कर सकता है, पूरा डायग्राम को गलत कर सकता है अगर आप एरो नहीं बनाते हो, ठीक है। तो अगर मैं सिंगल स्ट्रेट लाइन शो करता हूं तो ये लाइट रे कहलाती है, और अगर आप बहुत सारी रे एक साथ बनाते हो तो ये कहलाते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। ये बीम ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, ए बंडल ऑफ लाइट रेज, ए बंडल, ये आपका बंडल हो गया ना, ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट, इज नोन एज बीम ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। तो ये चीज है आपकी, तो ये चीज तो एब्जॉर्ब का मतलब, ट्रांसमिटेड का मतलब, रिफ्लेक्टेड का मतलब, ये हमने स्टेट, हमने लाइट रे का क्या मतलब है, बीम ऑफ लाइट का वर्ड का यूज जब भी होगा, बीम ऑफ लाइट हम बोलेंगे तो हमें 3, 4 या 5 लाइनें बना देनी है, एरो जरूरी है। तो ये सब चीजें, आप कोई भी अगर मिरर बनाते हो तो एक तरफ आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी इधर वाली, और इधर पॉलिश सरफेस। अगर आप सिर्फ बता दो कि ये मिरर है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, मिरर के एक तरफ हमेशा पॉलिश सरफेस होगी, अगर आप नहीं बनाओगे तो तब भी आपका डायग्राम गलत काटा जाएगा, ठीक है जी। तो इन चीजें का ध्यान रखना है, बहुत बारीक चीजें हैं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है बेटा। मिरर का मतलब ऐसे होगा, पॉलिश और अनपॉलिश सरफेस, ऐसे नहीं बनाना है मिरर कि आपने सीधा बनाया और एक स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये कोई मिरर नहीं होता आपका, ठीक है बेटा। और ना ये लाइट रे है, लाइट रे के लिए एरो जरूरी है और मिरर के लिए पॉलिश सरफेस को दिखाना बहुत करेंगे अपने मेन टॉपिक्स की। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले लिखेगा रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालेगा रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन। तो उसकी डेफिनेशन लिखिएगा आप, फर्स्ट पॉइंट करके डेफिनेशन लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, सेंडिंग SENDING, सेंडिंग बैक, ब्रैकेट में लिख लेना, बाउंस BOUNCE, बाउंस बैक, ब्रैकेट बंद, ऑफ द लाइट रे
of the light ray falls, FALLS falls, ब्रैकेट में लिख लेना इंसिडेंट, INCIDENT इंसिडेंट, on the surface of an object, on the surface of an object in the same medium, in the same medium is known as the reflection of light, reflection of light। तो बेटा इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी कोस्को की जो बॉल होती है, आपकी टेनिस बॉल जिसको हम बोलते हैं, अगर आप इसको वॉल पे हिट करते हो ऐसे, तो वॉल क्या करते हैं, उस पे फोर्स लगाएगी और वो फिर आपके पास आके आते हैं ना बॉल, तो वो क्या करता है, वॉल उसको बाउंस बैक कर देती है, यानी कि आपने ऐसे थ्रो किया और बॉल आपके हाथों में आ जाती है, ठीक है ना, यानी कि उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं जिस डायरेक्शन में आप खड़े हो। तो यानी कि बाउंस हो जाना, बॉल का क्या हो जाना, बाउंस, यानी कि आप उसको फर्श पे ऐसे टप्पा मारते हैं, हम टप्पा जिसको हम बोलते हैं, थ्रो करोगे फर्श पे तो उछल के फिर आपके पास आ जाती है, तो क्या करते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं सरफेस से टकराने के बाद, यानी कि वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है आपकी, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पे लाइट का भी है। तो हमने डेफिनेशन में ये लिखा है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, या आपका क्या बोला इसने, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे व्हेन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो, अभी ये डायग्राम बनाया हुआ है, पहले इसको मैं समझाता हूं। जैसे ये कोई आपका प्लेन मिरर है, ये रहा जी आपका प्लेन मिरर। तो मैंने बताया कि अगर मिरर की हम बात करते हैं तो वहां पे एक पॉलिश सरफेस होगी, ठीक है ना। तो ये मेरा एक मिरर है, देखो ये स्ट्रेट लाइन से मैंने मिरर को दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो ये मिरर है, ये जो आपकी ये लाइनें बनाई है, ये आपकी पॉलिश सरफेस को दर्शाते हैं, किसको, पॉलिश्ड सरफेस को। अगर ये आप ये नहीं बनाते हैं और रिफ्लेक्शन प्रोसेस को आप समझाना चाह रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा फिर डायग्राम पूरा आपका, ठीक है। तो पॉलिश सरफेस भी दिखानी है। ये ऊपर वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यानी कि जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो कोई भी लाइट रे आती है, ये रही आपकी लाइट रे, ये पॉइंट ओ है, ओ का मतलब ये रहा, ये पॉइंट क्या है जी, ओ, ठीक है। यानी कि लाइट जहां पर भी पॉइंट ओ होगा तो वहां पे सबसे पहले एक बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ ऐसे ड्रॉ कर देनी आपकी, जो आपकी परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, यानी कि इसके साथ 90 और इसके साथ 90, तो इसको मैं बोलता हूं नॉर्मल, यानी कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओ क्या है, पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब जिस पॉइंट पर लाइट गिरेगी, जिस पॉइंट पर लाइट गिरेगी उसी पॉइंट पर आपको नॉर्मल बना देना है। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। फिर बेटा क्या होगा, लाइट आपकी इंसिडेंट होती है, इस पॉइंट पर आके गिरेगी, इसको मैं बोलता हूं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब जो लाइट आपकी आ रही है, जो गिरती है सरफेस पर, ये इससे टकराएगी और फिर वापस उसी मीडियम में, जैसे ये मीडियम यहाँ पे एयर है तो ये रिफ्लेक्ट हो गई और उसी मीडियम में, यानी कि एयर वाले मीडियम में ही क्या हो गई आपकी, वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये आपकी इंसिडेंट रे मैंने बोला है, और फिर ये आपका नॉर्मल हुआ, और ये क्या हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। अच्छा जी, जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कौन सा एंगल बनना है बेटा, ये वाला, ये कहलाता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल। फिर जो एंगल आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो जो एंगल आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा, ये वाला, इसको मैं बोलता हूं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने ये पूरा डायग्राम आपको बनाना है डेफिनेशन के बाद में, बिल्कुल प्रॉपर वे में। यहां पे मैंने लिखा AO, AO क्या है जी, इंसिडेंट रे है। O और B ये क्या है जी, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है बेटा। और ये ON आपका क्या है, नॉर्मल, जो मैंने अभी बताया है। O क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है आपका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जहां पर तीनों लाइनें, नॉर्मल भी, इंसिडेंट रे भी और जी कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे भी आकर मिलेगी, तो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा। ON क्या है, नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
यानी कि एट द पॉइंट ऑफ ओ, यानी कि पॉइंट ओ पर ही आपको नॉर्मल बनाना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं पे भी बना देंगे। तो जहां पर लाइट गिरेगी वहीं पर आप नॉर्मल बनाना है आपको। और ये चीज अगर समझ में आता है कि नॉर्मल कहां पे डालना है, कौन सी इंसिडेंट रे, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, तो पूरे चैप्टर में आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी की भी इमेज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये डायग्राम आपको बनाना है प्रॉपर वे में। अब हम बात करेंगे इन चीजों के बारे में। ठीक है, लिखिए बेटा, सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद में आपके कुछ पॉइंट्स हैं, वो लिखिएगा। पहला पॉइंट आप लिखिएगा, ये एम लिख लेना और ये एम डैश लिखिए। फर्स्ट इंसिडेंट रे, फर्स्ट लिखना इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एरो लगा के लिखना आप। द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर, विच फॉल्स, FALS, फॉल्स ऑन द मिरर। हिंदी में बस आपको ये समझना है कि जो लाइट, यानी कि जो लाइट आपके, जो प्रकाश आपका गिरेगा, मिरर पर गिरेगा, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट, यानी कि आने वाली किरण को इंसिडेंट रे। ये रही आपकी इंसिडेंट रे। तो क्या लिखा है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस। ठीक है, तो यहां पे आप नाम लिख दीजिएगा। लिखने के बाद में जैसे डायग्राम में हमने किससे दर्शाया है, ए ओ से। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किससे नोटेशन दिया आपने, ओ से, एरो लगा के इसके बारे में लिखिएगा आप। द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, फॉल्स ऑन द मिरर। देखो, पहली डेफिनेशन में हमने लिखा है सरफेस और यहां पे लिखा है पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे गिरेगी। तो ये जो पॉइंट होता है, इंसिडेंट रे गिरी ना इस पॉइंट पर, वही आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। थर्ड पॉइंट लिखेगा बेटा इसमें, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, REFLECTED, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे। क्या फिगर में देखो क्या बताया, OB, O और B। तो लिखे बेटा इस बारे में, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक, विच इज सेंट बैक, SENT, सेंट बैक, या बाउंस बैक लिख लेना आप ब्रैकेट में, बाउंस, BOUNC, बाउंस बैक बाय द मिरर, बाय द मिरर, वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। फिर लिखना बेटा नॉर्मल, नॉर्मल किससे दर्शाया आपने फिगर में, O और N से, O N से, एरो लगा के लिखना बेटा इसके साथ में। द लाइन एट राइट एंगल, द लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस, टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो बेटा ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि ये जैसे मिरर है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो स्पेशली आप नॉर्मल किसको बोलोगे, जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। ये मान लो यहां पे O लिखा हुआ है, तो इस समय ये आपके लिए नॉर्मल होगा। ठीक है ना, ये आपका परपेंडिकुलर जरूर है, पर मैं फिलहाल इसको नॉर्मल नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो ये जो आपका इंसिडेंस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, ये वाला ON, तो वही आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है बेटा, फिर आप लिखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं I, एंगल I, एरो लगा के लिखे बेटा इसमें। द एंगल
द एंगल बिटवीन, जब आप फिगर से समझ सकते हो किस किस के बीच में है ये, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ठीक है बेटा। ठीक उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा जी, रिफ्लेक्शन वाला एंगल किस किस के बीच में बेटा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। लिखिए इसके बारे में एरो लगा के, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence, the angle between reflected ray and normal at the point of incidence, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। तो बेटा इसमें भी ना ये जो पॉइंट लिखा था ना इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस में लास्ट में इसमें भी ऐड कर लेना एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसमें भी जो आपने लिखा था उसमें लास्ट में ऐड कर लीजिएगा प्लीज, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बेटा। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर, तो ये आपको एग्जाम में आपको इनके बारे में आपको नहीं बताना है। जब आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, तो आपको डेफिनेशन देनी है और प्रॉपर यहां तक का आपको ये पूरा बताना है, पूरा फिगर। और मैंने बताया एरो लगाना बहुत जरूरी है, एरो नहीं लगाओगे तो हमें डायरेक्शन का मालूम नहीं पड़ेगा। तो अगर एरो लगाए बिना आप डायग्राम बनाते तो पूरा गलत होगा आपका। ठीक है बेटा। तो ये था प्रोसेस ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसी में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपोर्टेंट है, LAWS, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, REFLECTION, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लिखना बेटा फर्स्ट लॉ लिखिए इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the incident ray comma reflected ray and the normal ब्रैकेट में लिखने का बेटा आप, at the point of incidence, INCIDENCE, at the point of incidence, ब्रैकेट बंद, कोमा करके लिखना, all lie in the same plane, all lie, LIE, lie यानी कि होना, lie in the same plane यानी कि क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो बेटा कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे, देखना एक ही सरफेस पे है ना, एक ही प्लेन पे है ना, यानी कि सेम प्लेन पर होंगे, ये नहीं कि ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं तीनों की तीनों। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी कि तीनों लाइज इन द सेम प्लेन। ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकंड पॉइंट लिखेगा बेटा आप, लिखना सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ लिख के बेटा आप, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बेटा अब आप लिखिएगा सेकंड लॉ, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
ठीक है बेटा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो ये इंसिडेंस एंगल है ना वो हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आप नीचे लाइन में लिख लेना एंगल आई, ये एंगल का साइन होता है, आपने पढ़ा होगा 9th में, एंगल आई इज इक्वल टू में एंगल आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे इसका मतलब क्या होगा, देखो बेटा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा एक एक या दो दो नंबर में, ऐसे कहेगा कि व्हेन ए लाइट इंसिडेंस ऑन ए प्लेन मिरर विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यानी कि लाइट जो इंसिडेंस हो रही है नॉर्मल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, 30 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्लेन मिरर के केस में रिफ्लेक्शन जहां पर होगा, कहां पे, जहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यानी कि अगर ये 30 है तो रिफ्लेक्शन वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा बेटा। ठीक है, नोट करके पहला पॉइंट आप लिखना है, इफ ए रे ऑफ लाइट, इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट normally, is incident normally on a mirror, if a light ray incident normally on a mirror। तो ध्यान देना, आप देखो बच्चों, बहुत ध्यान की चीज है, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका प्लेन मिरर है, वो क्या कर रहा है, कोई भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मली का हमने क्या बताया कि बिल्कुल परपेंडिकुलर ये लाइट रे यहां पर गिरेगी। नॉर्मल का मतलब क्या बताया था बेटा, कि ये परपेंडिकुलरी ही गिरेगी। ठीक है, चलो, ये लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है आपके मिरर पर। अब नॉर्मल भी आपके इसी लाइन के ऊपर होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल इसी के ऊपर होगा, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन होगी, नॉर्मल भी वहीं पे है और इंसिडेंट रे भी वहीं पर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हुआ यहाँ पे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन है, मान लो आपके पास ये लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, तो बेटा इन दोनों के बीच में तो कोई भी एंगल नहीं है ना। जैसे एक ये आपका नॉर्मल हुआ और ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 0। अगर ये ऐसे होगा तभी तो एंगल बनेगा ना, पर अभी तो ये एक के ऊपर एक है, तो दोनों के बीच में इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या है बेटा, 0 है। तो इसलिए ये आपका यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कब होगा जी, जब कोई भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है इसी मिरर पर, तो एंगल आई और एंगल आर बेटा दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, फिर इसी में नीचे पॉइंट करके लिखिएगा, तो दैट मीन्स ए रे ऑफ लाइट which is incidence normally on a mirror, कोमा करके लिखना, is reflected back along the same path। क्यों along the same, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमने कहा ना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट गिरेगी, वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। पर जो लाइट रे ये आ रही है आपकी कौन सी, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो देखो एंगल आई भी 0 और रिफ्लेक्शन का एंगल भी 0। तो जिस रास्ते से वो आई थी टकराने के बाद वो उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है, इमेज बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यही होगा, आपकी कोई भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओ पर, तो वो उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए नोट में ही नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेगा, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट apply to all kinds of mirror, to all kinds of mirror, चाहे वो मिरर आपका प्लेन मिरर है या स्फेरिकल मिरर है, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो बेटा अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर।
तो हम 2 एग्जाम्पल आपके लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इस इमेज फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर है इमेज फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, इससे पहले एक चीज आपको समझनी है, जैसे आपकी लाइट जली हुई है, बल्ब जला हुआ है, एक ट्यूबलाइट आप मेरे सर के ऊपर जस्ट जली हुई है, तो मेरी बॉडी का हर एक पॉइंट एक लाइट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। आपको क्या समझना है, तो पूरी बॉडी का हर एक पॉइंट क्या करेगा, एक लाइट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। जैसे कोई पॉइंट, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मैं मान लेता हूं आपने मिरर के सामने ये पेन रखा, तो ये मिरर हो गया, ये मेरा पेन हो गया, तो पेन का हर एक पॉइंट आपका एक लाइट सोर्स, यानी कि ऐसा मान के चलना है कि यहां से लाइट इमिट हो रही है हर एक पॉइंट से। और कोई भी इमेज बनाने के लिए आपको 2 लाइट रे की जरूरत होती है। कितनी रे? 2 लाइट रे की जरूरत होती है। तो देखो कैसे करना है आपको। मैं मान लेता हूं ये लाइट रे, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकली, वो यहां पर गई, बिल्कुल ठीक बेटा। ये आपको क्या लग रहा है, ये एकदम नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है ना, तो यानी कि जिस रास्ते से जाएगी, अभी हमने पढ़ा है कि जब कोई भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आ जाएगी, चलिएगी, ये आ गई ऐसे। तो ये हमें ऐसा प्रतीत होगा कि लाइट रे इसके पीछे ऐसे जा रही है, और ये सिर्फ महसूस होगा, तो इसलिए इनको डॉट डॉट लाइन से दर्शाता है, ये ध्यान रखना है। मिरर के पीछे लाइट नहीं जाएगी, सिर्फ क्या होगी, हमें महसूस होगी कि भाई पीछे जा रही है। तो ये आपकी एक इमेजिनरी बात है, और इमेजिनरी कोई भी बात होगी या इमेजिनरी कोई भी लाइट हम अगर यहाँ पे बात करेंगे तो वो हमेशा हमेशा क्या करेंगे, डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डार्क लाइन नहीं होगी। यहाँ पे तो एक्चुअल में लाइट रे है, पर यहाँ पे एक्चुअल में नहीं है, इमेजिन है, हमारी इमेजिनेशन है, हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, तो इसलिए डॉट डॉट लाइन से शो करना है आपको ये। ठीक है, तो ये आपका ये हुआ। मैं मान लेता हूं एक लाइट रे ये ऐसे जाती है, तो ये लाइट रे गई, तो जहां पर लाइट रे गिरेगी वहां पर आपको क्या बना देना है, एक नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो गया आपका। ठीक है बेटा, नॉर्मल। ठीक है, और ये आपका क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो इसी एंगल से ये लाइट रे यहां से टकरा के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई बेटा। ठीक है, चलिए अब आपको, आप यहां पे इसको देख रहे हो, ये आपकी आई है, ठीक है, आप इसको देख रहे हो, तो आपको क्या लग रहा होगा कि ये जो लाइट रे, इसको भूल जाओ, तो आपको ये लग रहा होगा कि यही लाइट रे कहीं ना कहीं पीछे से आपको आ रही है। ठीक है, आप जब इसको देखोगे तो आपको ये ऐसा लगेगा बेटा कि ये इधर से आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, पर एक्चुअल में ऐसे नहीं आ रही है, सिर्फ हमें क्या है, हमारी इमेजिनेशन है कि लाइट रे इधर से आ रही है, मिरर के पीछे से, बट एक्चुअल में क्या है, ये रिफ्लेक्ट होके आई है, पर हमें इतना महसूस नहीं हो रहा है, हमें महसूस क्या हो रहा है कि लाइट रे पीछे से आ रही है। तो इसी, ये लाइट रे आपकी पीछे गई और ये लाइट रे हमें यहां से महसूस हुई, तो दोनों लाइट रे ने यहां से यहां पे कट किया एक दूसरे को, और जहां पे भी 2 लाइट रे आपकी कट करती है, चाहे एक्चुअल में चाहे इमेजिनरी तौर पे, ठीक है, तो वहीं पर उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी क्या बनी बेटा, इमेज बनी। ठीक है, तो जहां पर कोई भी 2 लाइट रे एक दूसरे को कट कर देगी वहीं पे आपकी इमेज बन जाती है। तो ये पॉइंट ऑफ इस पेन की इमेज आपके मिरर के पीछे बनती हुई नजर आएगी आपको, और ये होती है आपकी वर्चुअल इमेज। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल इमेज, जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो, छोटी सी चीज है तो उसी की इमेज बन जाती है, आपके चेहरे की, आपकी पूरी बॉडी की, ठीक है ना, और आपको लगता है कि जितनी दूरी पर आप मिरर से खड़े हो तो आपकी इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनती है मिरर के पीछे, और वो इमेज आपको तब तक ही नजर आते हैं जब तक आप मिरर के सामने हो। जैसे मिरर से हटे तो आपकी इमेज वो भी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो जितनी देर तक आप मिरर के सामने हो उतनी देर तक आपकी इमेज है, और जैसे आप वहां से हटे वैसे ही आपकी इमेज भी क्या हो जाती है, मिस हो जाते हैं, वहां से हट जाते हैं, तो उसको बोलते हम वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी। ठीक है बेटा, तो ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की मतलब ये आपका कोई एक प्लेन मिरर हुआ, यहां से बनाता हूं, ये आपका कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है बेटा, ये हो गया, पॉलिश करना बहुत जरूरी है। तो ये कोई मिरर है एम और एम डैश, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लो, तो मान लो आप ही खड़े हो यहाँ पे, ये आप खड़े हो गए मिरर के सामने,
ये मिरर के सामने खड़े हो गए। अब हमने क्या कहा, आपका हर एक पॉइंट एक लाइट सोर्स की तरह काम करेगा। तो चलो जी, तो ये आपका सर हुआ। तो आप मिरर के सामने खड़े, आपको पता ही है कि भाई जितनी आपकी हाइट होती है उतनी आपकी इमेज बनती है, उतनी बड़ी। तो बनती है यहां से, ये आपका सर है, तो मैं मान लेता हूं सर वाले पोर्शन से लाइट यहां से इमिट हुई, मान के चलते ये लाइट आई। तो हमें पता है कि लाइट ये नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, बिल्कुल सीधी, तो ये जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस। पर हमें क्या लगेगा कि भाई ये लाइट आपकी पीछे से, जब आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ये लाइट पीछे से तो आ रही है। ठीक है बेटा, चलिए अभी आपका चेहरा, पूरा चेहरा कैसे बनता है, तो आपके यहीं से ही एक लाइट रे और गई, मैं मान लेता हूं ये गई। ठीक है बेटा, तो जहां पर भी गई तो वहां पे एक नॉर्मल डाल दिया आपने, ये रहा नॉर्मल। ठीक है बेटा, अगर ये नॉर्मल जाता है तो ये आपकी, पता है आपको, ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। तो आपको क्या लगेगा फिर से कि भाई ये लाइट रे तो आपकी कहीं पीछे से आ रही है। भाई आप इसको देखोगे तो आपका ये इधर आने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं ये पीछे से आती हुई आपको प्रतीत होगी, महसूस होगी। और बेटा ये लाइनें ना आपको बिल्कुल स्केल से बनानी है, टेढ़ी मेढ़ी मत कर देना बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये आपका, अगर ये सर था तो आपका सर यहाँ पे बन गया, क्योंकि इसने और इसने एक दूसरे को यहाँ पे कट किया। ठीक है बेटा, ऐसे ही यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। मान लो पैर है आपके, तो यहां से आपकी लाइट रे गई, नॉर्मली गई, तो टकरा के जाहिर सी बात है वापस आएगी। पर जो टकरा के वापस आ रही है वो कैसे महसूस होगी कि कहीं पीछे से आ रही है। तो चलो जी, ये पीछे से आ रही है तो ये बन गई आपकी। ठीक है बेटा, अब तो लाइट रे एक मैं मान लेता हूं कि जैसे इधर से मान लो या इधर से मान लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये लाइट रे आपकी ये गई, पैरों से कोई लाइट रे दूसरी निकली, क्योंकि पैरों की इमेज बनाने तो दो लाइट रे आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये गई, तो ये आपकी क्या है, यहां से नॉर्मल बना दिया जी। तो यहां से टकरा के क्या हो जाएगी, वापस। और जब ये वापस होगी तो हमें क्या पता चलेगा, हमें क्या नजर आएगा कि लाइट रे पीछे से आ रही है। तो पीछे से ये कहां से आ रही होगी, तो यहां से आ रही होगी। तो यहां पे कट किया तो ये आपके पैरों की इमेज बन गई। तो ये सर की और ये पैरों की, और यानी कि धीरे धीरे आपकी इमेज पूरी ये ऐसे बन जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी का हर एक पॉइंट एक लाइट सोर्स की तरह एक्ट करता है। ये तो मैंने सिर्फ दो ही पॉइंट बताया, आपका सर और पैर, बीच में कोई भी पोर्शन है तो आप उसकी इमेज बना सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आता है, यहां से ये इंसिडेंट रे हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है बेटा, इमेज है। ठीक है, तो अब एक चीज और देखना, ये थोड़ा फिगर में लग रहा है आपको। तो अब यहां से हमें क्या क्या पॉइंट महसूस होते हैं, तो ध्यान रखना। अब लिखिएगा, पहले फिगर बनाइए आप, और फिर पॉइंट करके नोट करके लिखिएगा, नोट। तो देखो बेटा, जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपका जितना ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा, और जैसा साइज होगा वैसी ही आपकी प्लेन मिरर में इमेज बनती है। आप सभी ने देखा है। तो पहली तो बात ये हमने पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी, तो इमेज होगी इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका इमेज का साइज भी सेम होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा जो आपका किसका होगा जी, ऑब्जेक्ट का होगा। दूसरी बात, जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, यानी कि अगर ये 10 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट है तो 10 मीटर ही, मिरर के पीछे 10 मीटर ही आपको लगेगा कि 10 मीटर की दूरी पर ही आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अगर ये 5 मीटर की दूरी पे है तो आपकी इमेज की दूरी भी कितनी होगी, मिरर से बिहाइंड द मिरर बनती है, तो कितनी दूरी पर होगी, 5 मीटर की ही दूरी पर होगी। वैसे ही सब कुछ यहाँ पे है, जितना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट थी उतनी ही यहाँ पर बनेगी। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोट करके, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर, बाय ए प्लेन मिरर। तो बेटा इसमें नंबर 1 लिखिएगा आप, नंबर 1 इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी, देखो सीधी बनेगी। अब ये तो नहीं है कि प्लेन मिरर में आप खड़े हो देख रहे हो अपनी इमेज को तो आप सीधे खड़े हो और आपकी इमेज उल्टी बनते हैं, नहीं बनते ना प्लेन मिरर में। जैसे जिस पोजीशन में खड़े होंगे वैसी इमेज बनती है, तो उसको बोलते हैं इरेक्ट, यानी कि सीधी इमेज बनेगी आपकी। नंबर 2 वर्चुअल,
वर्चुअल का मतलब जितनी देर तक आप मिरर के सामने खड़े हो तभी तक इमेज है, जैसे ही मिरर से हटेंगे तो वो इमेज भी गायब हो जाते हैं, तो ये आभासी होती है आपकी। आप लिखना थर्ड, सेम साइज, सेम साइज यानी कि जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज आपका इमेज का भी होगा। फोर्थ लिखना बेटा, एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस एंड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब कि जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूरी पर आपकी क्या बनती है, इमेज भी बनती है। तो इसलिए मैंने लिखा है एट द सेम डिस्टेंस बनती है पर बिहाइंड द मिरर बनती है आपकी। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख सकते हो I1 R1 रिफ्लेक्शन और ये I2 और ये R2। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप बना सकते हैं, ये I और ये R, तो प्लीज नोट कीजिएगा। और आपको ये इमेज बनाने की बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वीडियो को बार बार आप रिवाइंड करके देखना, आपको इमेज बनानी आ जाएगी। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होते तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो एक इमेज फॉर्मेशन जरूर आती है आपके एग्जाम में और पक्का आती है, चाहे वो प्लेन मिरर से हो या स्पेरिकल मिरर से हो, तो इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन जरूर आएगा, 3 नंबर में आता है। तो पहले हमें इमेज बनानी होती है, फिर उस इमेज का नेचर क्या है, कि वो उल्टी है, सीधी है, रियल है, वर्चुअल है, ठीक है, इरेक्ट है, ठीक है ना, या कितनी दूरी पर है, ठीक है, कितने साइज की है, तो सब चीजें यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी। तो हमने कहा इरेक्ट, वर्चुअल, सेम साइज, एट ए सेम डिस्टेंस, बिहाइंड द मिरर। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फॉर नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक की। तो अभी तक के लिए इतना, और सभी बच्चों का धन्यवाद फॉर कोऑपरेटिंग और सपोर्टिंग द माय चैनल। ठीक है बेटा।